कुछ लोगों ने इसका गलत अनुमान लगा लिया और कहा कि इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है। भारत नाम से नफरत हो रही है और वो कह रहा है कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो इन्होंने देश का नाम बदल के भारत कर दिया। तो वहां पे कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी चीज अगर संविधान का हिस्सा है तो उसे संविधान के किसी भाग में लिखा होना चाहिए ना। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं भारत वर्सेस इंडिया, ये विवाद जो ज्वलंत है इस देश में। और चूंकि यह विवाद थोड़ा सा टेक्निकल है और आम आदमी को इसके बारे में समझ कम है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको आज इस विषय पे चर्चा की जाए। अब यह विवाद शुरू कहां से होता है, सबसे पहले यह समझिए। आप लोग बचपन से ही एक टर्म सुनते आए होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और शायद दूसरी तीसरी क्लास में जब पहली बार आप लोगों ने जीके की बुक पढ़ी होगी तो जो पहला नाम आपने याद किया होगा वो यही नाम रहा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई जब बच्चा रहा होगा तो के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट रहे होंगे। चूंकि ये मेरे वीडियो ज्यादातर यूथ देखते हैं, 18 से 24 के बच्चे देखते हैं, तो शायद के.आर. नारायणन भी नहीं रहे होंगे। डॉक्टर कलाम आप लोगों की स्मृतियों में आखिरी प्रेसिडेंट रहे होंगे। तो कुछ बच्चों ने डॉक्टर कलाम का नाम याद किया होगा, कुछ बच्चों ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल का नाम याद किया होगा, कुछ बच्चों ने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का नाम याद किया होगा, और कुछ बच्चों ने रामनाथ कोविंद का नाम याद किया होगा। और लेटेस्ट द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रेसिडेंट है। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये कोई नया टर्म हमारे लिए नहीं है, हम इसके लिए हैबिचुअल हैं और बचपन से ही सुनते आए हैं। सभी लोगों को यह बात क्लियर होगी। लेकिन हाल ही में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली, यह बात सभी लोग जानते हैं। और G20 की अध्यक्षता मिलने का मतलब यह है कि एक साल के दौरान, वर्ष 2023 के दौरान जितनी भी G20 की मीटिंग्स होंगी वो इंडिया में होंगी, अलग अलग शहरों में होंगी। उसी क्रम में जो सबसे लेटेस्ट G20 की बैठक होने जा रही है वो दिल्ली में होने जा रही है और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल भी होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडन। तो जाहिर है कि दुनिया भर में आमंत्रण पत्र भिजवाए जाएंगे और लोगों को बुलाया जाएगा। G20 की इस मीटिंग में जो इनविटेशन कार्ड छपवाए गए भारत सरकार की तरफ से, उस कार्ड में लिखवाया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बस यहां से यह विवाद शुरू हो गया। कोई अपनी मां को मां कहता है, कोई मम्मी तो कोई अम्मी, और आजकल तो मॉडर्न बच्चे और भी बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन आपके मन मस्तिष्क में मां की छवि कभी नहीं बदलती है। ठीक उसी तरीके से यह देश भी हमारी मां है, यह देश भी हमारी मिट्टी है। हम इसको इंडिया कहें, हम इसको भारत कहें, हम इसको हिंदुस्तान कहें, हम इसको आर्यावर्त कहें, हम इसको सिंधु देश कहें, हम इसको जम्बू द्वीप कहें, हम इसको भरत खंडे कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विवाद क्यों? चुनाव सर पे है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन चुनाव सर पे है, अगर इस बात को ध्यान में रख के हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये एक एजुकेशनल क्लास नहीं रह जाएगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि इस विवाद के लीगल पहलू क्या कहते हैं, लीगल टर्म्स क्या है इसके। और मुझे देख के बड़ी हैरानी होती है, हालांकि टीवी डिबेट्स मैंने कई साल पहले देखनी बंद कर दी क्योंकि वो मुर्गों की लड़ाई है। मुझे अच्छी तरीके से याद आता है कि जब पोस्ट मुगल्स का हमारे देश में रूल आया औरंगजेब के मरने के बाद, तो उनमें से कोई भी प्रभावशाली बादशाह नहीं था। उनमें से एक बादशाह थे जिनको पगले राजा कहा जाता था, एक थे जो दरबार में बिना कपड़ों के चले आते थे, एक बादशाह थे जिनको औरतों के कपड़े पहनने का शौक था, तो एक बादशाह थे जो दरबार में बैठ के मुर्गों की लड़ाई देखने के शौकीन थे। तो मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे देश में वो मुर्गों की लड़ाई आज टीवी चैनलों पर होती है और जो दर्शक हैं वो बादशाह बनकर के देखते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं है, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, उनको वो लोग बड़े ज्ञानी नजर आते होंगे, उन लोगों को मजा आती होगी डिबेट्स देख करके। लेकिन जो लोग थोड़े भी समझदार हैं इस देश के, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश का माहौल अच्छा रखना है तो टीवी बंद रखिए। तो इसलिए ये डिबेट टीवी डिबेट नहीं है, ये डिबेट है लीगल टर्म्स पे की जाने वाली डिबेट। और मुझे ज्यादा हैरानी इस बात पे भी है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत पढ़ी लिखी हैं। इसी तरीके से जो भी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, वहां के भी चीफ मिनिस्टर पढ़े लिखे ही हैं। कोई अनपढ़ आदमी इस देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग लीगल पॉइंट पे बात करने की बजाय ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसका दुख है, क्योंकि जनता ऐसी है। इसीलिए बार बार जब मैं आपको डेमोक्रेसी पढ़ाता हूं और ऑलमोस्ट हर पॉलिटी की क्लास में यही बोलता हूं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इट इज ट्रू, बट वी आर अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी। एजुकेटेड डेमोक्रेसी, शिक्षित लोकतंत्र का उदाहरण हमें यूएसए में मिलता है, लेकिन भारत अभी शिक्षित लोकतंत्र नहीं है। जिस दिन हम शिक्षित लोकतंत्र हो जाएंगे उस दिन ऐसे विवाद हमारे सामने कभी नहीं आएंगे। ब्रिटेन का नाम तो यूनाइटेड किंगडम था ना, इंग्लैंड का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया था जब वो यूके बन गए थे पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए। और मॉडर्न इंडिया में आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाई थी और उनमें एक पेंटिंग का नाम था द व्हाइट मैन्स बर्डन। याद है तब वो ब्रिटेन को क्या कहते थे? मम्मा ब्रिटानिका। वो ब्रिटानिका कहते थे। और हमारे देश में उसको आप कह सकते हैं कि देशी टर्म में कहा जाता था ब्रितानी हुकूमत। ऐसा आपने फिल्मों में भी सुना होगा, ब्रिटानिया हुकूमत। उनको कोई गुरेज नहीं थी, हमको गुरेज है। खैर, अब आते हैं इसके लीगल पहलू पर। अगर इसके लीगल पहलू को हम दो भागों में बांट दें तो जब भी हमारे देश में इस प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान सिर्फ एक जगह से निकल सकता है और वो जगह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसीलिए इस प्रकार के विवादों को समाप्त करने के लिए या इस प्रकार के विवादों को समझने के लिए आपको संविधान की सामान्य समझ होनी चाहिए। अब ये भारत वर्सेस इंडिया अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में उठा करके देखें तो मूल रूप से ये जो शब्द हैं ये दो जगह मिलते हैं। पहली जगह है प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना। वहां पर हमको इस विवाद की जानकारी मिलती है। और दूसरी जगह है आर्टिकल नंबर 1, जो कि पार्ट नंबर 1 का पहला ही अनुच्छेद है। वहां पर भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। और मूल रूप से भारत या इंडिया शब्द का प्रयोग इन्हीं दो जगहों पर किया गया है। बाकी भारत के संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख विशेष तौर पर नहीं मिलता है। अब प्रीएम्बल को अभी 1 मिनट के लिए रोकेंगे और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और फिर आर्टिकल नंबर 395 क्या कहता है, लास्ट आर्टिकल क्या कहता है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। 22 भागों में इन्हें बांटा गया है और रादर देन दिस देयर आर 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां हैं। ये संविधान का एक मूल इंग्रेडिएंट है। अब आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया एज भारत shall be the union of states. I repeat, India as Bharat shall be the union of states.
ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है। अब सीधे आइए 395 में, और 395 जो आखिरी आर्टिकल है उसके पीछे के भी एक दो आर्टिकल मिला करके कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। आखिरी अनुच्छेद ने क्या कहा कि भारत के संविधान का अनुवाद हिंदी में किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, इसका यही तो मतलब हुआ। और भारत का संविधान अंग्रेजी में ही लिखा जाना चाहिए भी था। उस वक्त अगर संविधान को हिंदी में लिखा गया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। क्यों? वाई? 1935 में डायरकी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और 1935 में आया ये एक्ट 1947 तक चलता है। लेकिन जब देश को आजादी मिली तब भी हमारे देश का संविधान नहीं बना था। संविधान बनके तैयार हुआ है 50 में। तो भैया 47 से 50 तक इस देश में शासन कैसे किया गया? पंडित नेहरू की जो अंतरिम सरकार थी उसने 47 से 50 तक कैसे रूल किया इस देश में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा रूल किया, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से शासन किया गया। तो क्या यह कानून बुरा था? जी नहीं, यह कानून बिल्कुल भी बुरा नहीं था। 1935 में जब डायरकी आती है, डायरकी का मतलब है द्वैत शासन आता है, तो आधी आजादी तो हमें मिल ही गई थी। यही रीजन है 2/3 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत के संविधान का करीब करीब 2/3 हिस्सा, 300 में से 200 आर्टिकल, 600 अगर होते तो 600 का मतलब 400 आर्टिकल कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। तो हिंदी में कहां से बना देते? अंग्रेजी में ही तो बनेगा। इसके अलावा भी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशनों का अध्ययन किया गया था, 100 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा गया था, 60 से ज्यादा देशों के संविधान से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उठाई गई थी, उसको इंडियन कंटेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया था, और तब जाकर के ये महान संविधान बना था। और चूंकि संविधान सभा के जो 292-93 सदस्य थे, उनमें से ज्यादा सदस्य विदेशों में सब पढ़े हुए थे, सब हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड थे, इसलिए हिंदी उनके लिए मुश्किल भाषा रही होगी। तो अंग्रेजी में संविधान को लिखा जाना बिल्कुल सही निर्णय था। लेकिन एक आम भारतीय तक संविधान की पहुंच कैसे होगी, यह तय करने के लिए कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो क्या भारत के संविधान का अनुवाद हिंदी में किया जा चुका है? नहीं किया जा चुका है तो पढ़ कैसे रहे हो? कर दिया गया, और कोई आजादी के 50 साल बाद नहीं किया गया, एट द सेम टाइम कर दिया गया। तो आज भारत का संविधान दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। वैसे तो दुनिया की ज्यादातर भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन भारतीयों के लिए तो सभी आधिकारिक 22 भाषाओं में उपलब्ध है। आप सरकार की वेबसाइट पे जाकर के हिंदी में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उन सभी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब ट्रांसलेशन कर दिया गया तब आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है हिंदी में। और एक बार अंग्रेजी की लाइन फिर से सुन लीजिए कि इंडिया एज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आफ्टर ट्रांसलेशन अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, राज्यों का एक संघ होगा। अब ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों के संघ वाली बात है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन यहां पे चर्चा सिर्फ नाम पे हो रही है। तो नाम क्या लिख करके आया? इंडिया एज भारत।
तो संविधान का पहला अनुच्छेद इस देश को किस नाम से पुकारता है? इंडिया एज भारत। इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये सुन के आपको क्या लगता है कि इंडिया अंग्रेजी और भारत हिंदी है, या दोनों सिनोनिम है? दोनों सिनोनिम है, अंग्रेजी और हिंदी की कोई बात नहीं यहां पे। ये हो गई आर्टिकल 1 की बात। और अब आइए प्रियम्बल। बार बार मैं कहता हूं कि एक आम भारतीय कभी भी भारत का संविधान याद नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत लंबा है। और जहां तक मुझे विश्वास है, इस देश में संविधान पढ़ाने वाले शिक्षकों को छोड़ दीजिए अगर, तो बड़े बड़े एडवोकेट्स और बड़े बड़े जजों को भी संविधान का एक एक अनुच्छेद नहीं आता होगा, क्योंकि यह संभव नहीं है। नहीं आता का मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि याद नहीं होगा। अब आप एट द पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पूछ लें कोई चीज, तो हो सकता है वो भी फंस जाए। इसीलिए कोर्ट कचहरी में आपने देखा होगा, कानून की किताबों में बीच में चिट्स लगा के रखी जाती हैं, ताकि मौका पड़ने पर तुरंत वो पेज खोला जा सके। तो एक आम भारतीय के बस की तो बिल्कुल बात नहीं है कि वो संविधान याद कर ले। और आप लोग चूंकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको भी यही बात कही जाती है कि भैया मेन आर्टिकल याद करो। जिस बच्चे को 100 आर्टिकल याद होंगे, समझ के साथ वो ग्रुप बी निकाल देगा। जिसको 150 याद होंगे, ग्रुप ए निकाल देगा। पॉलिटिक फंसेगा नहीं है, मैं लिख के देता हूं। और आम आदमी जो सड़क के ऊपर चलता है, ई रिक्शा में बढ़िया गाना बजा के, उसको कितने याद होंगे? एको नहीं। उसको तो बस एक ही चीज आती है, मंदिर मस्जिद, दूसरी कोई चीज नहीं आती है। उसको हरिवंश राय बच्चन की कविता ही पढ़वा दीजिए कम से कम। मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती, नहीं सुना? अरे चाहे हो कोई शेख नमाजी या पंडित जपता माला, चाहे जितना बैर भाव हो मदिरा से रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। और मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। हालांकि डॉक्टर साहब के कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि मधुशाला का मतलब शराब की दुकान है। यहां पे मधुशाला एक बहुत अच्छा टर्म है, जिसको समझने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। ये तो एक कंटेक्स्ट था। वापस आइए। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी संविधान ना याद करके केवल प्रियम्बल याद कर ले, केवल प्रस्तावना याद कर ले, एक पैराग्राफ की है। तो प्रस्तावना याद कर लेने से फायदा यह होगा कि आपको संविधान का एक मूल स्वरूप जो है, उसकी जो एक आत्मा है, वो पकड़ में आ जाएगी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, पिछले साल विपक्षी दल जो है वो एक लोकतंत्र बचाओ अभियान पे निकले थे, क्योंकि आजकल की सरकारों पे तो सीधे आरोप लगता है कि लोकतंत्र को ही मार डाल रहे हैं। लोकतंत्र कोई व्यक्ति थोड़ा ना है जो मर जाएगा। लोकतंत्र इस देश की आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैलम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। यह श्लोक भारतीय लोकतंत्र पे भी लागू होता है। तो वो लोग लोकतंत्र बचाओ अभियान पे निकले थे, और अच्छी तरीके से मुझे याद है कि संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, अगर धरना प्रदर्शन में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाने लगे तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आम आदमी तक ये कम्युनिकेट तो हो, पहुंचे तो। लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि लगभग सारे लोग हाथ में पर्चा लेके पढ़ रहे थे। बड़े बड़े नेता हैं, यूपीए की चेयरपर्सन तक हाथ में पर्चा लेके पढ़ रही थी। अरे 30-30 साल से सांसद हो, 50-50 साल से राजनीति में हो, प्रियम्बल नहीं याद है? गर्व से कहो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिगन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गर्व से कहिए ये बात। तो जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं, संविधान के अनुवाद के बाद प्रियम्बल का भी तो अनुवाद हो गया होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एवं इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय दिलाने
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, समानता का अधिकार प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारत के इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अंग्रेजी में यह बात और आसान हो जाती है। तो अंग्रेजी में जब कहा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो टर्म क्या आया? इंडिया। और हिंदी में जब कहा गया हम भारत के लोग, तो टर्म क्या आया? भारत। कुछ लोगों ने इसका गलत अनुमान लगा लिया और कहा कि इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है। गलत बात है ये। अगर इस देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत हो, तब तो बड़ा विवाद का विषय हो जाएगा, और होना भी चाहिए। लेकिन प्रीएम्बल का जो ट्रांसलेशन है उसको स्पष्ट करता है आर्टिकल नंबर 1, जहां पर क्या लिख दिया गया कि इंडिया एज भारत। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है एक बार, जिसमें इस बात को लेकर के विवाद हुआ था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो वहां पे कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी चीज अगर संविधान का हिस्सा है तो उसे संविधान के किसी भाग में लिखा होना चाहिए ना। प्रीएम्बल किसी भाग में नहीं है भाई। कोई भी किताब जब आप खोलते हैं तो उसके पहले पन्ने पे प्रीएम्बल होती है। तो क्या प्रीएम्बल किसी चैप्टर के अंतर्गत आती है? नहीं। तो उसी प्रकार से जब भारत का संविधान खोलेंगे तो पहले पन्ने पे प्रीएम्बल है, चैप्टर्स के अंदर कहीं नहीं आती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि इट इज ट्रू that preamble is not the part of the constitution of India but it is the heart and soul of the constitution of India। यह भारत के संविधान के हृदय और आत्मा है। और मैं आपको फिर यह बात कहना चाहूंगा कि हर अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी नहीं होता, और हर हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजी नहीं होता। न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो गांव देहातों में रहने वाले आदमी, जिन्होंने कभी स्कूल की शक्लें नहीं देखी होंगी, वो भी अंग्रेजी में बोलते हैं। स्पीकर लगा हुआ है, मैं स्पीकर पे बात कर रहा हूं। बताइए स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्पीकर को हिंदी में? जिसने स्कूल की शक्ल भी कभी नहीं देखी होगी वो भी स्पीकर ही बोलता होगा ना, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से भी ज्यादा टफ है। स्पीकर को हिंदी में कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र। न जाने कितने ऐसे अंग्रेजी के टर्म हैं जिनकी कोई हिंदी नहीं है, और हर वो शब्द जिसका संस्कृत से जन्म हुआ है उसकी तो कोई अंग्रेजी नहीं है। और ये उदाहरण मैं बार बार अपने नाम पे देता हूं। 10 साल हो गए मुझे उदाहरण देते देते, एक बार फिर से देता हूं। मेरा नाम है करुणेश। आइए इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। तो जब आप मेरे नाम को अंग्रेजी में लिखेंगे ना, तो ये बनेगा करुणेश। एन आता है, ये स्पेलिंग मैं लिखता हूं ऑफिशियल। लेकिन आप मेरे नाम को करुडेश भी लिख सकते हैं, इसमें डी आएगा, लेकिन ये मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि ये उचित नहीं है। देखिए, ना और डा अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आता है, लेकिन मेरे नाम को मेरी मातृभाषा के अलावा दूसरे किसी नाम में नहीं लिखा जा सकता है। इस बात का मुझे गर्व है, क्योंकि मेरे नाम का जन्म वेदों से हुआ है और मेरे नाम का जो ओरिजिन है वो संस्कृत है। और इस बात का प्रमाण है, मेरे नाम में अड़ा आता है, और अड़ा माने कुछ नहीं। और जब अड़ा माने कुछ नहीं तो अंग्रेजी में लिख के दिखाओ, अड़ा को कैसे लिखोगे? इसीलिए मेरे नाम को अंग्रेजी में या तो करुणेश या तो करुडेश लिख सकते हैं, करुणेश नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए बोलने वाले भी मुझे करुणेश बोलते हैं, करुणेश नहीं बोलते, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते। अड़ा माने कुछ नहीं। हर किसी की टंग इतनी ट्विस्ट नहीं कर सकती है कि वो अड़ा बोल दे। हम ऐसे महान देश में रहते हैं,
हमारी इतनी महान मातृभाषा है जहां पे अड़ा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं, अंगा माने कुछ नहीं होता है। लिख के दिखा दो दुनिया की किसी दूसरी भाषा में, संभव ही नहीं है। 2 श्लोक बचपन से ही आपने पढ़े होंगे, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, और दूसरा दोहा, बिन निज भाषा उन्नति के मिटे न हिय के शूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नतियों का मूल। लेकिन ये गौरवान्वित करने वाली बातें अलग हैं। भारत वर्सेस इंडिया का विवाद अलग है। अब आते हैं कॉन्क्लूजन पे। कॉन्क्लूजन यह कहता है कि अनुच्छेद 1 इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है कि इंडिया और भारत एक ही है। आप चाहे इंडिया लिखिए, आप चाहे भारत लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, आर्यावर्ते, भरतखंडे, ये शब्द कहीं नहीं है। जब आप पूजा करने बैठते हैं, संकल्प हाथ में लेते हैं, तब एक अलग संकल्प लिया जाता है, जम्बू द्वीप, भरतखंडे, आर्यावर्ते, गंगा तीरे, कानपुर नगरे, फिर आगे संकल्प, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक दौर वो भी तो रहा होगा जब हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा जाता होगा, भरतखंडे कहा जाता होगा, आर्यावर्त कहा जाता होगा, वो वैदिक पीरियड है। लेकिन आज हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं, वैदिक पीरियड की बात नहीं करते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या स्पष्ट कर देता है कि भारत और इंडिया एक ही है। चाहे भारत लिखिए, चाहे इंडिया लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रीएम्बल क्या स्पष्ट कर देती है? प्रीएम्बल ये स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजी में जिस चीज को हमने इंडिया लिखा था, हिंदी में उसी चीज को हमने भारत लिख दिया। लेकिन ये इस बात की पुख्ता गारंटी नहीं है कि इंडिया और भारत अलग अलग है, एक ही है। प्रीएम्बल भी आपको स्पष्ट कर देती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या अंतर है इसमें भाई? कोई अंतर नहीं है। अब सरकार क्या चाहती है? अगला कंक्लूजन आता है कि अब सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है प्रोपोगेंडा। सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा चाहती है। ना मैं सरकार का विरोधी हूं, ना मैं सरकार का पक्षकार हूं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बार बार बताया, एक अच्छे प्रशासक को नायक मूवी के परेश रावल की तरह होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री बने उसी के पीछे जा खड़े हो जाओ, बस आप ही हमारे माई बाप हो, तब यू विल बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो सरकार चाहती है प्रोपोगेंडा। इसको भी मैं थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना चाहूंगा। भारत के संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो ये संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला अमेंडमेंट होता है जिसको जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, और ये अमेंडमेंट केवल 50% मेजॉरिटी से हो जाता है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। इसके लिए कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कि जैसे शेड्यूल नंबर 1 में कभी कोई चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 8 में कोई चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, संविधान के अंदर कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिनमें कोई चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है पार्लियामेंट में बिल लाइए और बल्कि ध्वनि मत से हो जाएगा, साउंड मोशन से हो जाएगा। 50 लोग हाथ उठा के बोलते हैं यस, 50% लोग हो जाएगा। आपको याद है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में कितनी देर लगी थी? 2 मिनट। क्या बात करते हैं आप, जान दे देंगे इस कश्मीर के लिए और खत्म 370। क्यों? क्योंकि 370 इतना बड़ा कोई प्रोपोगेंडा था ही नहीं, सिंपल मेजॉरिटी में आता था वो। 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगा था 370 हटाने में। लेकिन पिछले 70 सालों में उसका एक विकराल रूप बनाया गया था कि जो 370 को हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा कश्मीर में 370 को हाथ लगाया। 2 साल जेल में बंद रही, नजरबंद रही। फारूक अब्दुल्ला जब बाहर निकले इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी था। तो अगर सरकार जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है सितंबर में, अगर इस स्पेशल सेशन में सरकार कुछ करना भी चाहे तो मेरे हिसाब से ना करे, बस जैसे लिख रही है ना, लिखना शुरू कर दे, हो गया।
लेकिन फिर भी अगर सरकार करना चाहे तो सरकार को सिंपल मेजोरिटी से एक बिल लाना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एज भारत, सरकार को छोटा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, भारत एज। आ गई बात समझ में? सिंपल मेजोरिटी साउंड मोशन से होगा कि द पर्सन हु में से यस, पूरा सदन चिल्ला पड़ेगा यस, और भारत का नाम बदल करके, इंडिया का नाम बदल करके भारत हो जाएगा। लेकिन यह बात आम आदमी तक पहुंचेगी कि नहीं भाई, मोदी जी ने इंडिया बदल के भारत कर दिया, 70 सालों में जो कोई नहीं कर सका वो हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। अरे 70 सालों में कुछ बिगड़ा ही नहीं था, तो करोगे क्या? इंडिया एज भारत था, हम उसको भारत एज इंडिया कर देंगे। अब आप ये बताइए, क्या प्रियम्बल में भी कुछ किया जा सकेगा? क्योंकि प्रियम्बल में तो 2 शब्द है ही नहीं, वो तो अंग्रेजी में है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में हम भारत के लोग। उसमें क्या करोगे? अंग्रेजी में भी कर दोगे वी द पीपल ऑफ भारत, कर दो। अगर प्रियम्बल में करना चाहें तो वी द पीपल ऑफ भारत, दैट्स इट। अब आप मेरे को बताइए कि इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है? या भारत जब कहने लग जाएंगे, भारत जब पुकारने लग जाएंगे, तो आपकी परीक्षाएं आसान हो जाएंगी, नौकरी आसानी से मिल जाएगी, राशन कार्ड लेके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अस्पतालों में होने वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लड़कियां ससुराल में सताई नहीं जाएंगी, शशि कपूर की मानसिक चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आशीष को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तनिष की शादी जर्मन लड़की से हो जाएगी, संस्कार के जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि धुआं अगर उठ रहा है तो आग कहीं तो लगी है। और इस समय अगर पूरे देश में अलग अलग तरीके का धुआं उठ रहा है तो उस आग का नाम है जनरल इलेक्शन 2024। अगले साल होने हैं चुनाव। सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तो आप लोगों के हाथों में, आप जिसको वोट देंगे वो सत्ता में आएगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाए इसके प्रयास में ये आग जगह जगह लगाई जा रही है। तभी कोई सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है, कोई रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहा है, किसी को भारत नाम से नफरत हो रही है और वो कह रहा है कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो इन्होंने देश का नाम बदल के भारत कर दिया। शकल तो देखो शीशे में, यही काम बचा है सरकार के पास। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि सरकार को इसमें कोई अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक ट्रेडिशन बना दीजिए, बस आप एक क्रम बना दीजिए। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और आज आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान एक ट्रेंड बन चुका है। ये सरकार की, मुझे अगर मैं टॉप 10 पॉलिसीज की बात करूं तो इसको मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगा। आज किसी की दम नहीं कोई सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक दे। मतलब हम लोगों ने बचपन में शायद कभी कल्पना नहीं करी होगी कि हमारे घर से कूड़े वाली गाड़ी कूड़ा उठाने आएगी, क्योंकि कूड़ा तुम खाली प्लाट में फेंकते थे, दिवाली दिवाली उसमें आग लगा देते थे। ये चेंजेस आए और आज आप भी जब कभी कहीं सफाई करते हैं, भले ही आपके घर में सफाई क्यों ना हो रही हो, घर के अंदर क्यों ना हो रही हो, एक जबान फिसलती और शब्द निकल ही आता है स्वच्छ भारत अभियान। तो ट्रेंड बना दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चा पैदा होता है, लड़की होती है तो ये निकल ही आता है मुंह से, मेक इन इंडिया निकल ही आता है मुंह से। उसी तरीके से आपको भारत को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। दुनिया के वो देश जिनको शायद इंडिया के अलावा भारत नहीं पता है, उनको बताइए कि इस देश का नाम भारत है। आपको यह करना चाहिए, ना कि आपको यह प्रोपोगेंडा फैलाना चाहिए और फिर इलेक्शन के बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में। और कल रात को मेरे अजीज मित्र ने मुझे बताया कि तुमको पता है सितंबर में स्पेशल सेशन क्यों आ रहा है? मैंने कहा क्यों? बोले पीओके में सेना भेज रहे हैं। मैंने कहा तुम? बोला नहीं मोदी जी। मैंने कहा अच्छा देखेंगे।
तो अलग अलग लोग, जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसकी भावना, वो उस प्रकार से सोच रहा है। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया, ऐसा फील किया कि आपको इंडिया वर्सेस भारत के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये स्पेशल सेशन अपना जरूर रख दिया कि आप लोग को टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सभी लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी? किसी को कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, मिलते हैं हम लोग कल।